हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अपने चैनल में लास्ट वीडियो डाला था, वो था कि मेरा ओली बोर्ड का एसबीआई पीओ मेंस में कितने मार्क्स आए, और उसका मैं एक शॉर्ट एनालिसिस भी किया था। तो उसमें मेरे रीजनिंग और इंग्लिश में काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। तो एक सब्सक्राइबर ने नीचे कमेंट भी किया था कि आप रीजनिंग और इंग्लिश को कैसे अटैम्प्ट करते हो, उस पर एक वीडियो लाओ। और कुछ लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे भी पर्सनली मैसेज किया था। तो अगर आप लोग का भी कोई भी रिक्वेस्ट होना तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट पे लिख दिया करो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लाऊंगा। तो आज का वीडियो उसी पे है कि रीजनिंग क्वांट को हम लोग क्वांट और इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वांट को भी का में भी मैं बता रहा हूँ, वैसे क्वांट में बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट क्वांट का भी मुझे जो आता है वो आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप लोग को कुछ इससे बेहतर पता हो, आप लोग क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो रीजनिंग और इंग्लिश में तो वैसे अच्छे मार्क्स थे। उसमें मेरे रीजनिंग में 100% था, वो पहली बार मुझे आया था मेंस के मॉक में 100% रैंक 6 था। तो सबसे पहले रीजनिंग ही देख लेते हैं। रीजनिंग में देखिए, पजल सीटिंग अरेंजमेंट तो बहुत ज़्यादा टफ आता है। क्रिटिकल रीजनिंग में ये होता है कि आपको पढ़ने में आसान लगेगा, अगर आपका इंग्लिश सही है तो पढ़ने में आसान लगेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप 5 क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट कर रहे हो ना, तो 5 में 5 कभी नहीं सही होता है, 3 या फिर 4 मैक्सिमम सही होगा। तो एक्यूरेसी मैटर करता है, उतने लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने का। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो सबसे अच्छा चीज़ ये रहता है कि रीजनिंग में आप अटैम्प्ट कर लीजिए सारे मिससेलेनियस क्वेश्चन। मिससेलेनियस कहने से मेरा मतलब ये है, एक सेकेंड, मिससेलेनियस कहने से मेरा ये मतलब है कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे रिवर्स सिलोजिज्म का, वो आसान होता है, वो आप कर सकते हो। देन कोडेड डायरेक्शन आता है, कोडेड इनइक्वलिटी, कोडेड ब्लड डायरेक्शन, कुछ भी चीज़ कोडेड के फॉर्म में ना, तो वो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद आ जाइए पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में। और पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आप वैसे ही क्वेश्चंस कीजिए जो आपको पढ़ के फील हो कि ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पजल लिए और वन लाइन से पहला लाइन पढ़े और सॉल्व करना शुरू कर दिए, उसको एक बार पूरा गो थ्रू कीजिए। आपको अगर फील हो कि हाँ मैं ऐसा क्वेश्चन घर में किया हूँ और मेरे से सॉल्व हो जाते हैं विद इन टाइम लिमिट, तभी आप उसको सॉल्व कीजिए। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप घर में कितना मेंस लेवल पजल सॉल्व किए हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पजल सॉल्व किए हो ना, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ के जज कर पाओगे कि ये मेरे से सॉल्व होगा कि नहीं होगा। जैसे कोई पजल आ गया, वो हेक्सागोन पे आ गया, तो हेक्सागोन वाला आपको कंडीशन देख के लगा कि अरे मैं ऐसा क्वेश्चन किया हूँ घर में, वो हो जाता है मेरे से सॉल्व, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटे से ऊपर लग जाता है। तो वैसे क्वेश्चन को आप मत सॉल्व कीजिए, जो आपको लगे कि कम टाइम में सॉल्व होगा, उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद क्या होता है, लास्ट में 3-4 मिनट बच जाते हैं, या फिर 5-6 मिनट भी बच जाते हैं। तो उस समय आप एक पजल उठा के सॉल्व नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है कि मेंस का पजल आप 5-6 मिनट के अंदर सॉल्व भी कर दो और उसको मार्क भी कर दो। तो उस समय आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना है, उस समय 5-6 मिनट आपको खाली नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्रिटिकल रीजनिंग में एक क्वेश्चन भी आप किए तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन गलत होने पे कितना होगा, 0.25 नंबर कटेगा। आई मीन 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन कटेगा। लेकिन अगर सही हो गया तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो अटेम्प्ट जरूर कीजिए, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसको आपको पढ़ के समझ में आ रहा है और लगता है कि सही होगा मोस्ट प्रोबेबली। 100% तो आदमी उसमें कभी कंफर्म नहीं हो पाता है, वो सेक्शन ही वैसा कि गलत हो जाता है। तो जिसमें आपको लगे हाँ ये सही होना चाहिए, उसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब क्वांट में देखें, तो क्वांट में तो वैसे मेरा मेंस का क्वेश्चन देख के बत्ती गुल हो जाता है, बट ठीक है, मतलब 10 नंबर तक आ जाते हैं। तो वो 10 नंबर कैसे मुझे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, उसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जैसे नंबर सीरीज़ के। तो अब वो नंबर सीरीज़ आपको प्री के जैसा बिल्कुल नहीं देगा, नया पैटर्न का नंबर सीरीज़ रहता है। तो नया पैटर्न से कभी मत डरिए, नंबर सीरीज़ क्या कुछ भी अगर नया पैटर्न का आ जाए ना, उससे डरिए मत। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि नया पैटर्न का क्वेश्चन जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो वो क्वेश्चन ईजी होता है, बस उसका इंस्ट्रक्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है इंस्ट्रक्शन को, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर सीरीज़ या फिर कुछ भी जो भी नया पैटर्न क्वेश्चन आएगा, उसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप अर्थमेटिक के अगर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आए, छोटे तो नहीं आएंगे, डेफिनेटली नहीं आएंगे, छोटे इन द सेंस कि मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि मेंस में आप इजी लेवल एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो, प्री तो है नहीं है। तो मॉडरेट लेवल का जो भी अर्थमेटिक लगे, जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर उस पर आ जाए, जैसे टाइम एंड वर्क मेरा स्ट्रॉन्ग है, अगर उस पर आ जाए तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद आप डीआई पे आइए। तो सॉरी, इस पे आप अर्थमेटिक के पहले एक डाटा सफिशिएंसी भी कर सकते हो। डाटा सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, मैं जनरली देखा हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक का ठीक है तो उसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको स्टेटमेंट देख के जज करना होता है कि इससे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। अगर उसमें आप कॉन्फिडेंट हो तो मार्क करो, कॉन्फिडेंट नहीं हो तो पढ़ के छोड़ दो उसे। डीआई में अगर देखा जाए तो डीआई से भरा होता है पेपर। तो उसमें आपको वही डीआई उठाना है जो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिस टाइप का आपको लगता है कि हाँ, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस आ गया, तो आपको लगता है कि हाँ मेरा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस सही है, तो वो डीआई उठा लीजिए। अब प्रोबेबिलिटी पे मान लीजिए डीआई आ गया, आपका प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो उसको भूल से भी मत उठाइएगा, वो सिर्फ टाइम वेस्ट कराएगा आपका। तो बस इस तरीके से ही है। उसके बाद इंग्लिश में देखा जाए तो
इंग्लिश में सबसे पहले मैं बोल दूं कि कुछ भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगा अगर आपका रीडिंग एबिलिटी ही ख़राब है। अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी ये सब ख़राब है ना, तो आप ग्रामर के भरोसे उसमें 4 से 5 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकते हो। पूरा क्वेश्चंस बेस्ड होता है रीडिंग पे। बस ग्रामर के 5-6 क्वेश्चंस आ जाते हैं एरर स्पॉटिंग के, वो भी चांसेस से आने का, डेफिनेटली आएगा ही आएगा ऐसा नहीं कह सकते। तो उसमें सारे वन लाइनर क्वेश्चंस आप सबसे पहले इंग्लिश में कर लीजिए। वन लाइनर इन द सेंस एरर स्पॉटिंग, मैच द फॉलोइंग, क्लोज टेस्ट भी आप कर सकते हो, वो भी कम टाइम लेता है। देन वर्ड स्वैप अगर आ गया तो वो कर लीजिए। उसके बाद आप सीटिंग अरेंजमेंट में कह रहा हूँ, पैराजम्बल कर सकते हो आप। तो पैराजम्बल में अगर आपको लगे कि हाँ ये सॉल्व हो रहा है मेरे से तो कीजिए, या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड और लास्ट सेंटेंस से फाइंड करना ईजी होता है, वो आप कर सकते हो। अदरवाइज आप उसको लीव कर दीजिए। एंड देन आपके पास सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी बोले तो 3 से 4 आता है। मैं लास्ट टाइम जो ओली बोर्ड का दिया था उसमें 4 आरसी था, तो 3, 4 या फिर 5 आरसी तक भी आ सकता है। तो आप लोग पढ़ के उसको जज कीजिए कि कौन सा आरसी मुझे अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर इकोनॉमिक बेस्ड आरसी आ गया और मेरा इकोनॉमी जैसे उतना सही नहीं है, तो मैं इकोनॉमिक बेस्ड आरसी कभी शुरू में नहीं करूँगा, लास्ट में भले उसे करूँगा जब टाइम बच जाएगा। मान लीजिए स्पोर्ट्स बेस्ड आ गया, क्रिकेट बेस्ड आ गया, आ सकता है क्रिकेट बेस्ड भी। तो आपका क्रिकेट अगर सही है, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो फिर आप वो आरसी पढ़िए, उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। साइंस बेस्ड आ गया, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आरसी पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि लास्ट में अगर 2-3 मिनट बच गए ना, तो 2-3 मिनट में कभी भी एक आरसी पढ़ के, मान लीजिए लास्ट में 2-3 मिनट बच गए और आपके एक आरसी पूरे बचे हुए, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि 2-3 मिनट में आप आरसी भी पढ़ लोगे, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, उसमें आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो अगर वो आरसी में एंटोनियम, सिनोनियम्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वो सब आते हैं ना, तो वो सब क्वेश्चन आप पहले कर लो, क्योंकि वो 30-30 सेकंड में भी आप उसको आंसर कर सकते हो अगर वो आपको आता है तो इस तरीके से इंग्लिश का अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी है मेरा। बस इतना ही था। जीए में तो कुछ होता नहीं है, टाइम का कोई लिमिट नहीं होता, आराम से आप सॉल्व कीजिए, तो जीए में कुछ बताने लायक है नहीं। तो बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन आता है। मैं मोटिवेट रहता हूँ कि हाँ लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ रहा है, तभी मुझे और वीडियो डालने का मन करता है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे वीडियो को तो। बस इतना ही था। दैट्स इट। थैंक यू।